नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। AQI 500 के ऊपर तक जा रहा है। सरकार दावे कर रही है, आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है और कांग्रेस भी निशाना साध रही है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। फरहाद साहब ने एक शेर कहा था कि उसके पास वफा थी या नहीं थी वो जाने, तुम अपनी तरफ से तो निभा जाते। किसी भी राजनीतिक दल ने ये जहमत नहीं उठाई है, लेकिन एक समाधान है। सत्य बहुमत पार्टी जो दावा कर रही है कि अगर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से इस बार सत्य बहुमत पार्टी के प्रत्याशी संस्थापक राष्ट्र अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी चुनाव जीते हैं तो ये समस्या हल हो जाएगी। इसी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। मेरे साथ मेरे ठीक बगल में बैठे हैं ब्रिजेश यादव, एक एडवोकेट हैं, और उसके आगे हैं सत्यदेव चौधरी जी, जो कि सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और सुनील पटेल मेरे साथ हैं, और साथ ही विकास झा मेरे साथ हैं, और मेरे ठीक बगल में विकास श्रीवास्तव हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सत्य बहुमत की विचार को बखूबी समझते हैं, और साथ ही अर्जुन हैं। हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो वायु प्रदूषण की समस्या, इसको समझते हैं ब्रिजेश जी आपसे। ये जो AQI है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार बताने में लगी हुई है कि AQI बढ़ गया है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गूगल भी यही मैसेज दे रहा है, लेकिन समाधान नहीं है। तकनीकी रूप से समझाइए हमें, ये है क्या? सबसे पहले तो मैं सत्य बहुमत पार्टी के इस प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और इनके संस्थापक आदरणीय सत्यदेव चौधरी जी का भी बहुत धन्यवाद कि देश में जहाँ सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ तुम लूटो हम लूटे, तुम लूटो हम लूटे में लगे हुए हैं, उस मैदान से अलग हटके इन्होंने देश के मुद्दों पे और देश के आम जनता के जनमानस के मुद्दों पे, पोल्यूशन जैसे इशूज पे चर्चा रखने के लिए बात और प्लेटफॉर्म तैयार किया। इनका बहुत बहुत आभार। अब जैसे अभी आपने कहा कि देश में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी तो बढ़ ही नहीं रहा है, इंडेक्स बढ़े या घटे, एयर क्वालिटी तो लगातार डिटेरिएट हो रहा है, गिर रहा है। अब हमें जो देश की स्थिति है, देश की स्थिति में जो दिल्ली खास करके जिसको बोला आपने गैस चैम्बर बन रहा है, दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दिल्ली में हर दिन लाखों लोग आ रहे हैं और सैकड़ों लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जो एस्टेब्लिश हो गए, जिनको खाने पीने के पेट भर गए, वो यहाँ से बोरिया बिस्तर लेके वैसे सुदूर देहातों में, शिमला में, मनाली में जाके वो अपना दिन बिता रहे हैं। और जो गरीब तबका है वो यहाँ आके दिल्ली में बस रहा है रोजगार और रोजगार बसर के लिए। जो पोल्यूशन मापक का नज़रिया है PM 2.5 और PM 10, इन दोनों की जो स्थिति है वो लगातार भयावह होती जा रही है। और इसके जो समाधान है, अगर एयर क्वालिटी की बात करेंगे तो इसके पहले कारण में जाना होगा कि हमारा कारण क्या है पोल्यूशन का। पोल्यूशन के कारण में दिल्ली की जो राजनीतिक व्यवस्था है और दिल्ली का जो सिस्टम है, वर्किंग कल्चर है, ये पूरी तरीके से फेल्ड है। और इस फेल्ड सिस्टम के कारण ही एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार इतना गिर रहा है, एयर क्वालिटी गिर रहा है। आपको मैं बताऊंगा कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में देश में दिल्ली में BS4 और BS4 से अपग्रेड करके BS5 BS6 तक गया, BS6 में गए। लेकिन आज सुझाव आ रहा है इस पोल्यूशन के समय पे सरकार का कि BS4 की और BS6 की डीजल की गाड़ियां बंद होनी चाहिए। और सरकारें क्या कर रही है, आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। जैसे एक सीधा सा कारण इसका है कि सरकार आरोप लगा रही है, जब केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि ये पोल्यूशन जो है वो हरियाणा से आ रहा है। चलिए, ये एक सवाल आपने जो एक महत्वपूर्ण सवाल किया कि राजनीतिक व्यवस्था की वजह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास जाऊंगा कि सर, ये जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, लगातार आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। आपने बात कही है, चांदनी लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आपने कहा है कि एक बार जिता दीजिए और वायु प्रदूषण की समस्या दूर हो जाएगी। कैसे इस दावे को आप सिद्ध करेंगे? धन्यवाद नरेश जी। देखिए, वायु प्रदूषण तो कोई अपने आप तो हुआ नहीं, वायु प्रदूषण तो बनाया गया है ना, मैन मेड प्रॉब्लम है ये। और
जहाँ पर आप अगर थोड़े साल पहले की बात करें तो गाँव को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। आज के दिन हालत ये हो गई कि हर गांव को भी शहर बना दिया, और शहर को तो पता नहीं क्या विराट रूप दे दिया शहर का, जहाँ बैठने की जगह नहीं, उठने की जगह नहीं, चलने की जगह नहीं, वायु इतनी प्रदूषित, पानी इतना प्रदूषित। खाली वायु की समस्या नहीं है ये, इसके साथ साथ पानी भी प्रदूषित है। अब पानी को कैसे ठीक करोगे आप? पानी को ठीक करने का तो रास्ता जब तक आदमी करेगा नहीं उसको ठीक, तब तक अपने आप तो होगी नहीं। इसी प्रकार जब वायु आप खराब कर देते हो तो वायु ठीक कैसे होगी? उसको ठीक करने के लिए जिसने खराब करी है वो जिम्मेवार है। सारे पहाड़ काट दिए, सारे जंगल काट दिए, कहीं कोई सफाई नाम की चीज़ नहीं है। अब सारा जब कोई सफाई नाम की चीज़ ही नहीं है, कितने सड़कों के ऊपर कचरा देख लीजिए, जिस मर्जी नई से नई कॉलोनी के अंदर जाके देख लीजिए, वहाँ भी प्लास्टिक का कचरों का ढेर लगा हुआ है। कोई नियंत्रण किसी चीज़ की सरकारी अथॉरिटी का है ही नहीं। और अब पहले तो आम आदमी पार्टी कहते थे जी कि हमारे कॉरपोरेशन हमारे पास नहीं है, अब तो साल भर से ज़्यादा हो गया कॉरपोरेशन भी उनके हाथ में है। पहले कहते थे जी कि पराली पंजाब से जल के दिल्ली में आ जाती है, अब तो पंजाब गवर्नमेंट भी उन्हीं की बनी हुई है। अब कहाँ से पराली आ गई? कॉरपोरेशन भी आपकी हो गई। क्या हुआ? अब कैसे ठीक होगा? और मैं आपको एक बात और बता दूं, दिल्ली के अंदर पिछले 5-6 साल से भी ज़्यादा से हर कमर्शियल व्हीकल के ऊपर एक एंट्री टैक्स लगा हुआ है। हर एंट्री के ऊपर उसको इतना ज़बरदस्त मात्रा के अंदर टैक्स देना पड़ता है, जिससे सारी चीज़ें महंगी होती हैं। और हर पॉइंट के ऊपर हर एक एंट्री के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। उसके बावजूद भी हज़ारों करोड़ रुपए टैक्स के आ जाने के बाद में आज आपकी क्वालिटी देखिए क्या है। आप एयर क्वालिटी आप देख लीजिए क्या है। एयर क्वालिटी में तो कुछ भी सुधार नहीं हुआ, बल्कि एयर क्वालिटी तो और ज़्यादा पहले से ज़्यादा बिगड़ गई। अब इसके अंदर मरा कौन? जो गरीब आदमी है वो मरे, जो टैक्स देने वाले हैं वो मरे। उनका कोई इलाज है नहीं, हॉस्पिटल में देख लो कोई इलाज नहीं है। जब तक आप देखिए इसके ऊपर एक राजनीतिक समाधान नहीं निकालोगे, जो राजनीति या जो सरकारी व्यवस्था इसको गंभीरता से ले इस समस्या को, जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ नहीं जाता तब तक तो किसी नेता को चिंता नहीं है। और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया तब आप कहने लग जाते हो जी कि ये वाली गाड़ी पेट्रोल की बंद कर दो, ये वाली गाड़ी डीजल की बंद कर दो। और आज मैं आपको बिना किसी संकोच के कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर जिस मर्जी तरह की गाड़ी आप चला लीजिए, सिवाय पुलिस वालों की लूट के, पुलिस वालों के मौज हो गई करप्शन के अंदर, और सिवाय वो पैसा लूटने के और कुछ भी नहीं है। नाम के अगर आपने 1000, 2000, 5000 चालान कहीं कर भी दिए तो गाड़ी तो नहीं रुकी ना, वो पोल्यूशन तो ठीक नहीं हुआ, एयर क्वालिटी इंडेक्स तो ठीक नहीं हुआ ना, वो तो हो जाना चाहिए था। और एक और सबसे बड़ी बात ये, कौन सी सरकार जिम्मेवार है, चाहे वो केंद्र सरकार है या दिल्ली सरकार है। दिल्ली मेट्रो बनी, उसके अंदर इतने लाखों लोग, 20-30-40 लाख लोग से भी ज़्यादा लोग रोज़ ट्रेवल करते हैं। उनका जो पहले भाड़ा था वो भाड़ा क्यों बढ़ा दिया जी आपने? अरे पब्लिक व्हीकल के अंदर तो भाड़ा कम होना चाहिए था, ख़त्म हो जाना चाहिए था। इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नरेश जी, हमने कहा सत्या मोहम्मद पार्टी की सरकार बनने के ऊपर दिल्ली या दिल्ली जैसे अन्य शहरों के अंदर जहाँ पर भी सड़कें गाड़ियाँ चलती हैं, जहाँ पर उन गाड़ियों के साथ साथ इलेक्ट्रिक बिजली की ट्राम चलेंगी और निःशुल्क होगी, वो उसकी यात्रा निःशुल्क होगी। हम उसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहते, गाड़ियों को ज़्यादा प्रोत्साहित करना नहीं चाहते। तो जब तक एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक गाड़ियाँ भी आती रहेंगी, गाड़ियाँ भी बिकती रहेंगी। और इतनी महंगी 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 गाड़ियाँ बिक रही हैं, एक आदमी के पीछे एक से ज़्यादा गाड़ी हो गई दिल्ली के अंदर, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। और उसका कोई संबंध नहीं है। देखिए, गाड़ियों की खरीदारी से, गाड़ियों की बिक्री से, कोई टैक्स देने वाले से कोई संबंध नहीं है। अब बिना टैक्स दिए एक नहीं 10 गाड़ियाँ खरीद लो। आपकी कंपनी अगर घाटे में है तो भी गाड़ियाँ खरीद लो। जब घाटे की कंपनी अगर गाड़ियाँ खरीद रही है तो क्या और घाटा बढ़ाना चाहते हो आप? तो देखिए, आपको ये थोड़ा इस बात के ऊपर बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और इसकी राजनीति के ऊपर ही विचार ज़्यादा करना पड़ेगा। पहले आप सत्या बहुमत जैसी राजनीति लाइए जिससे कि हर एक टैक्स पेयर, हर एक वोटर गंभीरता से जिम्मेवार बने, सरकार के साथ साथ हर नागरिक भी जिम्मेवार बने।
तब यह समस्या का समाधान होगा। नहीं तो आज जो आपने इतना विकराल रूप बना दिया इसका, वो किसी के भी बस का, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, आप इसका समाधान नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आपने लिपापोती करती रही तो ये खाली यही होगा भी लोग मरते रहेंगे, गरीब लोग मरते रहेंगे, जो मरीज हो गया वो मरता रहेगा, और इसका समाधान कुछ नहीं है। नरेश जी, तो ये बात बिल्कुल सही है। और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे कि गठबंधन की जो राजनीति है वो आपदा में अवसर खोजती है, लेकिन सत्य बहुमत की राजनीति ही एक विकल्प है जो ये मनुष्य निर्मित आपदा है उसका समाधान दे रही है। मैं अब अपने दाएं ओर आऊंगा। विकास जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, पराली जलाने का मामला, सरकार हर बार कहते थे जी पंजाब में पराली जलना शुरू हो गया, हरियाणा में जलना शुरू हो गया, लेकिन अगर आप चंडीगढ़ की हवा और दिल्ली की हवा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये क्या लगता है, कहां पर ये दोष है? क्या सरकार सिर्फ एक दोष बढ़कर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? जी धन्यवाद नरेश जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और मेरे को बोलने का मौका दिया इसमें। तो मैं वहीं आगे बात बढ़ाना चाहता हूं जो अभी कहा सत्यदेव चौधरी जी ने कि ये मैनमेड प्रॉब्लम है। वाकई ये मैनमेड प्रॉब्लम है, ये मैं मानता हूं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? पराली का, जैसा आपने कहा कि पराली देखिए हर साल जलता है और ये सरकारें एक दूसरे पे ऊपर लिपापोती करने की कोशिश करती है। पराली से मैं मान सकता हूँ कि 10% या 15% जो भी एक बार बढ़ जाता होगा, पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी मतलब ख़राब हो जाता होगा, लेकिन इसका जो मूल कारण है, जो इतने व्हीकल है ना दिल्ली में, वो सबसे बड़ा कारण है जो इतना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है। ये मैं जहाँ तक मानता हूँ कि एक बार ऐसी खबर पड़ी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि हमारे दिल्ली में अगर एक के पीछे एक गाड़ियाँ लगा दो तो यहाँ से अमेरिका तक का रास्ता बन जाएगा, इतनी गाड़ी है। तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगाते हो, जो मतलब पूरा इतनी बड़ी तादाद में। तो एक बार सरकार खुद ही गाड़ियों को परमिट करती है, आरटीओ के पास डाटा नहीं है क्या कितनी गाड़ियाँ लोग खरीदते हैं, परचेजिंग करते हैं, सारी डाटा है, और फिर वही कहती है कि गाड़ी को कभी इवन और ऑड में चलाओ, कभी कुछ करो। तो ये तो एक तरह से समझिए कि जब समस्या हमारे सर पे आ गई तो अब क्या करें जी, कुछ इधर उधर कर लो। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी, इसको मैं बोलूँगा, प्लानिंग नहीं है और वो इच्छा शक्ति नहीं है उस सरकार के पास। जिस तरीके की एक सोच होनी चाहिए सरकार को एक लोगों को स्वस्थ रखने को लेकर के, इसके समाधान के तौर पे, वो कुछ इसमें नज़र नहीं आता। तो वाकई सही कहा कि इसके पीछे मूल रूप से राजनीतिक कारण है। वो राजनीतिक कारण ये है कि हमारी जो एक व्यवस्था है, जो हमने एक सिस्टम बनाया है जिसमें कि एक धनबल और बाहुबल का प्रयोग करके सत्ता पे कब्जा कर लो और फिर उसी तरीके से 5 साल काट लो, और फिर जब कोई कोरोना या प्रदूषण जैसी समस्याएं तो फिर इधर उधर कर दो। लोगों को क्या, लोग तो भूल भाल जाते हैं। ये भी एक अभी प्रदूषण की समस्या बनी है, ये भी कुछ दिन बाद भूल जाएगा, फिर कोई ना कोई। आप देख लीजिए यहाँ प्रदूषण से लोग मर रहे हैं, परेशान हैं, और जो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, राजस्थान के चुनाव में दौरे पे दौरे लग रहे हैं, कहाँ किसी के कोई किसी का कमेंट्स आ रहा है इसके ऊपर। तो इससे क्या, आपको क्या लगता है, क्या सरकार की कितनी गंभीरता है, लोगों के प्रति क्या संवेदना है सरकार की? नहीं है। वो सारी की सारी बातें यही हैं जो हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो ऐसी चीज़ें हमारे सामने घटती रहेगी, और लोगों को भी वाकई इसके ऊपर थोड़ी समझ बनानी होगी कि जब हम बार बार कह रहे हैं कि इन समस्याओं से निकलने का रास्ता और समाधान सत्य बहुमत से, तो लोगों को भी समझ जाएगी एक राजनीतिक सोच में राजनीतिक बदलाव लाने के बाद ही इसका कोई रास्ता निकल सकता है, अदरवाइज ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा नरेश जी, पराली जो है ना, एक छोटी सी एक टेम्पररी है वो, लेकिन रियल प्रॉब्लम है राजनीतिक प्रॉब्लम, जो इच्छा शक्ति नहीं है सरकार की। नहीं तो आप खुद देखिए कि ऐसे समय में क्या ये चुनावी रैलियां करनी चाहिए। अभी भी इनको यही दिख रहा है कि भाई वो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यही मैं टीवी पे देखता हूँ, अखबार में पढ़ता हूँ, वो सर्वे में निकलता है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ए बनेंगे या बी बनेंगे। अरे जो मूल मुद्दा है वो गौड़ है। अरे लोगों के सामने लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आती है। तो ये लोग का तो कम दोष है, ये पूरे का पूरा ये जो राजनीतिक व्यवस्था है और इन सरकारों का ही मैं गलती मानूंगा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, एक बहुत बड़ी बात कही ना कि जब तक आप राजनीतिक व्यवस्था का प्रदूषण दूर नहीं करोगे, ये जो सांसदों के बहुमत से जो सरकार बनती है उसको दूर नहीं करोगे और वोटों के बहुमत से सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक ये व्यवस्थाएं, ये जो समस्याएं हैं वो रहेंगी। मैं अभी अर्जुन के पास जाऊंगा। अर्जुन जी, मुझे ये बताइएगा कि जब आप घर से निकलते हैं, अब तो गूगल भी आपको बताने लगा है कि दिल्ली की हवा बहुत ख़राब है, अपने दरवाजों को बंद कर लीजिए, घर में रहिए, ये क्या आपको भी लगता है कुछ डर, कितना घर में रहना ही इसका एक समाधान है क्या?
जी धन्यवाद नरेश जी, और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, पोल्यूशन का समस्या जो है काफ़ी सालों से चलती आ रही है, और हर बार जब ठंडी का मौसम आता है और पोल्यूशन बढ़ता है तो ही डिबेट होना शुरू होता है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है और लोगों की समस्याएं बढ़ना शुरू होती हैं। इसका एक कहीं ना कहीं प्लान करके अच्छे से इसको रिजॉल्व करना होगा, और इसके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा, मैंने ही लिखा भी था कि तुम्ही ने बख्शा ये सियासत, अब आरजू कैसी, खुद ही लगा कर आग अब जल रहे हो तो जुस्तजू कैसी। ये लोगों ने ही ये जो गवर्नमेंट चूज कर रहे हैं, तो किस तरह की सरकार आप चुन रहे हैं, आप अपने वोटों का क्या महत्व दे रहे हैं। ये पोल्यूशन, और खुद लोग भी तो पोल्यूशन कर रहे हैं, लोग भी तो जिम्मेदार हैं। पॉलीथीन कहीं पे भी फेंक देते हैं, कहीं पे कूड़ा कर देते हैं, तो उनको ये समझना होगा कि किस तरीके से इसको ख़त्म किया जाए। पोल्यूशन जो है दिल्ली में बढ़ने का मेजर रीज़न वैन्स है, और मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि एवरी डे दिल्ली में मोर देन 6000 वैन्स जो है रोडों पे उतरती हैं। और पोल्यूशन का मुख्य कारण जो है वो गैसियस, जैसे मीथन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे रिलीज भी कहाँ से होते हैं, वैन से रिलीज होते हैं, उसके इंजन से रिलीज होते हैं। अभी तो खैर इलेक्ट्रिक बसें अगर आ भी गई हैं और स्कूटी या कार वगैरह आ भी रही हैं, तो कितने लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादातर वैन्स जो हैं वो डीजल वैन्स ही हैं, तो ये भी एक रीज़न है। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, ना कि हर रोज़ जो पर्सनल अपनी गाड़ियाँ जो उतार रहे हैं रोडों पे, इसके बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। अब रही सियासत की बात, तो मैं मानता हूँ कि कोई भी समस्या का समाधान जो है राजनीतिक रूप से ही हो सकता है। तो जब तक राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव नहीं होगी, तब तक कोई भी बुनियादी बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी सरकार अभी तक जो बन रही है, जो गठजोड़ की सरकार बन रही है, उनका तो मुद्दा हमेशा चाहे स्टेट इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो, सरकार बनाने में रहती है कि कैसे हूँ जो है सरकार बना लिया जाए। अभी वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जो उठाया गया है, ये भी तो वही है ना। हर जगह एक एरिस्टोक्रेटिक व्यवस्था क्रिएट करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को समझना होगा, और जो सरकार बनाने की जो व्यवस्था है इसमें बदलाव करना होगा। सत्य बहुमत पार्टी को लेकर के मैं ये कहूँगा कि देयर इज़ वन एंड ओनली सॉल्यूशन कि आप सत्य बहुमत पार्टी को वोट दीजिए, जिताइए। हमारे माननीय पार्टी प्रेसिडेंट सत्यदेव चौधरी जी जो हैं चांदनी चौक लोकसभा से 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उनको वोट दीजिए, उन्हें जिताइए। एक कंस्टिट्यूएंसी में आप बदलाव करके देख लीजिए, पूरे देश में बदलाव होगा, फिर दुनिया भी देखेगी कि भारत एक कैसा देश है। मैं धन्यवाद। जी जी, बहुत सही बात आपने कही है कि सत्य बहुमत ही एकमात्र समाधान है। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा कि एयर क्वालिटी अगर ऐसे बिगड़ती रही तो इसका देश की आर्थिक तरक्की पर तो असर होगा ही। 18% ऐसे लोग हैं जो कि वायु प्रदूषण के कारण, खराब एयर क्वालिटी के कारण जो है वो दम तोड़ रहे हैं। मैं सत्यदेव चौधरी जी से ये बात जानना चाहूँगा, जीडीपी पर भी असर हो रहा है, लोग भी मर रहे हैं और कारोबार पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इसको कैसे देखते हैं और पूरे इस राजनीतिक समाधान के मत से इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए नरेश जी, जिस राजनीतिक व्यवस्था में समय का कोई मोल नहीं है, उस राजनीतिक व्यवस्था में आप विकास तो कर ही नहीं सकते, असंभव है। आप झूठ बोल सकते हो, झूठ जितना मर्जी बोलते रहो, झूठ बोलकर गरीबों को बहकाते रहिए। इसमें इंडस्ट्री के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, और विशेष रूप से जो हमारा एक्सपोर्ट है जो ना के बराबर है, एक्सपोर्ट के अंदर इतना प्रभाव पड़ता है कि आपकी फैक्ट्री के अंदर आपके ऑफिस मिलने के लिए कोई भी इस समय इन दिनों के अंदर जो ग्राहक है वो अगर आना चाहेगा तो वो नहीं आएगा यहाँ पर। वो सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं कि यहाँ पर क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इससे ज़्यादा है तो वो आते ही नहीं है यहाँ पर, वो आएगा नहीं यहाँ पर। कस्टमर नहीं आएगा तो व्यापार भी नहीं होगा, एक्सपोर्ट भी नहीं होगा। क्या करोगे? जैसे हम लोग टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, तो टेक्सटाइल के बिजनेस के अंदर तो लगातार कस्टमर का आना जाना लगातार बना रहता है। और हमारे एरिया के अंदर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना है कि हम खुद सांस नहीं ले सकते, तो हम अपने जो फॉरेन बायर्स हैं, जो ग्राहक हैं बाहर के, उनको कैसे ये कहें जी कि नहीं आप आ जाइए यहाँ पर? हम क्या साधन उनको दे देंगे?
कौन सी गाड़ी ऐसी दे देंगे जहाँ पर क्वालिटी ख़राब हो, क्वालिटी ख़राब ना हो? कौन सा ऐसा होटल बुक करवा देंगे जहाँ पर क्वालिटी हवा की ख़राब ना हो? कैसे हम सड़कों के रास्ते बदल देंगे? नहीं बदल सकते। तो देखिए, ये नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है, वो सीधा अटैक करता है। सीधा आक्रमण आपका लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर तो है ही, बच्चे और जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उनके ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर इसका इतना भारी असर है कि आप सुबह ना घूमने जा सकते, ना कोई और काम कर सकते, और खाली ये कह के बैठ गए जी कि घर में रहिए आप। अरे घर में रहने से काम चलेगा क्या? घर में रहने से इंडस्ट्री चल जाएगी? घर में रहने से आपकी कोई काम हो जाएगा? ये तो मैं समझता हूँ कि सारी की सारी ये राजनीतिक व्यवस्था ही हमारी ऐसी है। और आप एक समाधान की बात करिए कि 2024 के अंदर आप सत्य बहुमत पार्टी को केवल एक पूरे भारत के अंदर एक चांदनी चौक क्षेत्र के अंदर जितवा के देख लेना। अगर पूरे भारत की राजनीति ना बदल जाए, और जो राजनीतिक में आपने जैसे अभी कहा नरेश जी की प्रदूषण है, राजनीतिक प्रदूषण है, उसी तरह से राजनीतिक प्रदूषण के साथ साथ हवा का प्रदूषण भी ठीक होगा। और हमने ये गारंटी दिया है सत्य बहुमत की सरकार बनने के ऊपर, 1 साल के अंदर अंदर पूरी सड़कों के ऊपर 1 साल के अंदर अंदर हम जो ट्राम का जाल बिछा देंगे, जो कि आज जो आप निर्माण कर रहे हो मेट्रो का, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% खर्चे के अंदर हम वो काम कर देंगे। और 1 साल के अंदर अंदर आपको ऐसा लगेगा, आपको वाकई आपको ऐसा लगेगा कि भाई हवा की क्वालिटी ठीक हो गई। ये तो करके देखना पड़ेगा ना। आपको सत्य बहुमत के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, यानी आपको अपने आप के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जो यहाँ के वोटर हैं उनको विश्वास करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर। आप नेताओं के ऊपर विश्वास मत करिए। नेताओं के ऊपर विश्वास करके तो आपने पिछले 75 सालों से देख लिया क्या हुआ। हर साल आप फिर वही प्रदूषण के अंदर, हर साल फिर वही समस्या। और पराली से मैं नहीं समझता कि पराली से जलने से हवा इतनी प्रदूषित हो रही है। कभी भी पराली जलने से हवा इतनी प्रदूषित नहीं हो सकती। ये तो जो गैस निकलती हैं वाहनों से, ये उसी का कारण है। और क्योंकि सर्दी के मौसम के अंदर थोड़ी ये समस्या और ज़्यादा हो जाती है। इसको तो देखिए, जब तक पब्लिक व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, और उसको मैंने अभी भी जैसे आपको कहा कि वो सारी की सुविधाएं निःशुल्क होंगी, और जब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो हमारे को सारे को साधन को जुटाने के अंदर भी कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि आज की राजनीतिक व्यवस्था में 80-90% से ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन का पैसा है वो तो सब बेकार में बर्बाद होता है। हमारा समय भी और टैक्स भी, वो तो सारे का सारा भ्रष्टाचार में लुट गया। फिर क्या होगा? आपको साधन तो जब ही होगा ना जब भ्रष्टाचार नहीं होगा। नहीं तो इतना गरीब देश के अंदर, हमारी इतनी ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर इतना टैक्स कलेक्शन होता है, उसके बावजूद भी अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हो तो ये पैसे की वजह से ये ठीक नहीं होगा, ये बात मैं नहीं मानने के लिए तैयार। पैसा हमारे पास पहले से पर्याप्त है, लेकिन क्योंकि सारे का सारा पैसा भ्रष्टाचार में लुट गया, भ्रष्टाचार के अंदर ये समय बर्बाद हो गया, तो ना आज के दिन आपके पास में समय है और ना ही कोई ऐसा अर्थव्यवस्था आपकी बची जहाँ पर ऐसा धन इकट्ठा हो जाए। हमेशा ही धन की शॉर्टेज बनी रहती है, क्योंकि आपस की लड़ाई नहीं खत्म होकर देती। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण से ही पीछा नहीं छूटता। आप सत्य बहुमत के ऊपर विश्वास करिए, सत्य बहुमत की राजनीति के ऊपर समझकर इसके ऊपर इसको सहमत होकर इसको समर्थन दीजिए, इसको वोट दीजिए, फिर अपनी आंखों से देख लेना कि किस तरीके से ये सारी प्रदूषण की समस्या समाप्त हो जाती है। नरेश जी, जरा सोचिए, और जो बात कही जा रही है कि सत्य बहुमत की राजनीति को आप एक बार उस पर मोहर लगाइए, उस विचार को आत्मसात कीजिए, तो स्वतः ही ये समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएंगी। अब मैं सचिन पटेल को माइक देना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, सचिन, अभी मई में जैसे ही थोड़ी सी कोरोना के बाद भी ये स्थिति आई थी, जैसे ही वायु की गुणवत्ता ठीक हुई तो केंद्र सरकार ने भी अपनी पीठ थपथपाई और दिल्ली सरकार ने भी पीठ थपथपाई, और आज कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है उसकी।
धन्यवाद नरेश जी मुझे मौका देने के लिए, और सत्य बहुमत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद कि ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। एक रेलेवेंट आज हम टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट किया दिल्ली के प्रदूषण पे कि ये इट इज़ वर्स देन अ हेल। दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुका है। आज का न्यूज़ है, हर पेपर में ये न्यूज़ आया है न्यूज़पेपर में कि श्रीलंका और बांग्लादेश का जो मैच होने वाला है वर्ल्ड कप का, उसका जो प्रैक्टिस था वो टीमों ने रद्द कर दिया। यू कैन इमेजिन हाउ मच सेम इट इज़ ब्रिंगिंग टू दिस नेशन when there is World Cup going on and this is the condition of our towns, all the cities, especially in Delhi, it is becoming a gas chamber, and this is the shameful thing for our nation. और यहाँ पे जो हमारी सरकारें हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि इनकी गलती, दूसरे कह रहे हैं इनकी गलती, और इसमें पिस रही है जनता। साफ पानी और साफ हवा जो है वो एक ह्यूमन राइट का मामला है। संविधान के आर्टिकल 21 में हमें लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार दिया गया है। जब हवा ही इतनी गैसियस हवा है, चैम्बर की हवा है, गैस चैम्बर की तरह की हवा है, हमारा ह्यूमन राइट कहाँ जा रहा है? हम एक स्लो डेथ की तरफ जा रहे हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन दिल्ली में रहती है, जो कि अभी जिस तरह से विकराल रूप धारण कर चुकी है, ये हमारा ह्यूमन राइट का वायलेशन है। और मुझे ये अपेक्षा है हमारी पार्टी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, कि ये ह्यूमन राइट का मामला बना के इस पे एक हमारे जो चांदनी चौक की जनता है उनको समझाने का काम करेंगे, और जनता समझेंगी तो सत्य बहुमत को वोट भी करेगी। और दूसरी चीज़, जीडीपी का जो मामला है, हमें जैसे ही हम गूगल खोलते हैं बताया जाता है कि रेड अलर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं घर में रहना वो घर में रह रहे हैं, और घर में रहने से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो ठप पड़ी हुई है। ये हमारी हर तरह से देश को पीछे ले जाने का काम कर रहा है ये पॉल्यूशन। और इस पे मुझे हमारी पार्टी से पूर्ण ये निवेदन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के इसको एक गंभीर चर्चा का विषय जो आज बनाने का काम किए हैं उसको लगातार बनाने का काम करेंगे, और दिल्ली की जनता को इससे निजात कराने का काम करेंगे। जी सचिन जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो रेड अलर्ट है, और सरकार हर चीज़ पर, कोरोना होती तो इमरजेंसी लगा देती है, और अभी भी इमरजेंसी ही लगाने की बात कही जा रही है, समाधान नहीं दिया जा रहा है। विकास झा के पास जाता हूं। विकास जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये इमरजेंसी, ये रेड अलर्ट से कब ग्रीन सिग्नल आएगा? जी नरेश जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा, और यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं उन्हें मेरा नमस्कार। जो आपने बोला इमरजेंसी की बात की है, तो मैं बोलूँगा क्राइसिस लीड्स टू डिजास्टर, डिजास्टर लीड्स टू कॉन्शसनेस, एंड कॉन्शसनेस लीड्स टू मैच्योरिटी। डिजास्टर जब आती है तो लोगों को समझदारी लाती है, लोग उससे सब सतर्क होते हैं, लेकिन विडम्बना ये है इंडिया की कि यहाँ पे समझदारी नहीं आ रही है। अब आपने इमरजेंसी की बात की, तो अभी जैसे मीडिया में है बहुत तरह की बातें हो रही है, बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं भी देखता हूँ पॉल्यूशन के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है, दिल्ली के बारे में भी, मुंबई में भी, और कोलकाता में भी रिसेंटली। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक सीजनल इशू है। कुछ दिन के बाद लोग इसे भूल जाते हैं, कुछ दिन के बाद फिर क्या होगा, हीट स्ट्रोक, टेम्परेचर बढ़ेगी तो लोग जो हैं मीडिया वाले हीट स्ट्रोक की बात करेंगे कि इतने सारे लोग मर गए। फिर क्या होगा, लाइटनिंग से डेथ हो गई, उसके बाद फिर बोला जाएगा कि यहाँ इन सब रीजन्स में फ्लड आ गई, तो बाढ़ की वजह से लोग त्रस्त रहेंगे। तो सिर्फ पॉल्यूशन पे बात करने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये एक हमारे पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं बोलना चाहूँगा कि ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट क्या है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो स्ट्रक्चरल फॉल्ट ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज़ फुल ऑफ फ्लॉज। उसमें करप्शन भी है, शोषण भी किया जाता है गरीबों का जो पावर में हैं, तो बहुत तरह की बातें हैं, उन सब के बारे में तो कभी और बात कर लेंगे हम। स्ट्रक्चरल फॉल्ट की बात यह है कि जब तक लोगों की लाइफ की एक उनका रिप्रेजेंटेटिव कद्र नहीं करेगा तब तक ये सारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी। तो इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो मतदाता जो वोट करते हैं उनको उनके मतों का जो जेन्युइन
मिलना चाहिए उनको हक, वो नहीं मिलेगा, तब तक ये सारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी। हम ऐसे ही डिबेट करते रहेंगे। इस तरह की बातें इतने सालों से, पिछले 75 सालों से चलती आ रही है, आगे भी चलती ही रहेगी। ज़रूरत यहाँ पे ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको जड़ से बदल देने की ज़रूरत है। आपके संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सांसदों के बहुमत से सरकार बननी चाहिए, फिर भी आप बना रहे हो। तो सांसदों के बहुमत से अगर सरकार बन रही है तो सांसदों के बहुमत को तो अचीव करना बहुत ही एक आसान सा वो होता है, तरीका है कि 272 नंबर को अचीव कर लो, सरकार बना लो। कहीं भी, जबकि आपके संविधान में रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है लोकसभा का, राज्यसभा का भी कहीं भी मेंशन नहीं है ये तरीका। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि मतदाता जो हैं उनके बारे में ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये सोचना बंद कर दिए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है। वो 5 साल में फिर आते हैं, लुभावने वादे करते हैं, वोट लेते हैं, जीत के चले जाते हैं, और फिर पार्लियामेंट में जब जाते हैं तो वहाँ पे वो ये नहीं सोचते हैं कि पॉल्यूशन से प्रॉब्लम हो रही है, बाढ़ से प्रॉब्लम हो रही है, 2000 रीजनल इशूज़ एक छोटे स्केल पे है, इससे स्टेट गवर्नमेंट डील कर लेगी, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है तो वो डील कर लेगी। वो ये नहीं सोचते हैं कि पूरी इंडिया जो है एक होल कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पे हर आदमी जो है उसका इक्वल राइट है। ये सारी प्रॉब्लम का समाधान एक ही तरीके से मिलेगा जब सरकार मतदाताओं के बहुमत से बनने लगी, और जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे मतों का सही अहमियत समझ सके। मैं अभी जो वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था है उसका खुल के विरोध करता हूँ, और ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये बताने से कि पॉल्यूशन है और एक पर्टिकुलर पार्टी या एक पर्टिकुलर सांसद या एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को ब्लेम करने से ये बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा जब तक पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव नहीं लाते हैं हम। तो सत्य बहुमत पार्टी इन सब व्यक्तिगत आलोचनाओं से ऊपर है। हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं माननीय श्री सत्यदेव चौधरी जी इस बार इलेक्शन लड़ेंगे, और इनकी विचारधारा जो है सत्य बहुमत ये कहती है कि सरकार बनाने का तरीका जब आपने लिखा ही नहीं है तो सबसे पहले तो उसे लिख दो, कहीं पे डिफाइन करो, इतने सालों से जो चलता आ रहा है। दूसरा ये है कि मतदाताओं के बहुमत से सरकार बननी चाहिए। ये अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी थॉट है, एक रिवॉल्यूशनरी सोच है जिसको मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। और मैं सारे लोगों से, सिर्फ चांदनी चौक के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से ही नहीं जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सारे लोगों के, देश के हर एक मतदाताओं से ये अपील करता हूँ कि इस सोच को समर्थन दें। आप मुझे समर्थन दें या ना दें, लेकिन इस सोच को समर्थन दें। इससे आपका जो जीवन का स्तर है इसमें बदलाव आएगा, आपके जो जीवन की शैली है उसमें भी बदलाव आएगा। आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ आपके लिए पहले से अवेलेबल होगा। और यही ज़रूरत है, पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब है, मैं ये कह रहा हूँ बदलाव की ज़रूरत है। हमने इतने सालों में देख लिया इस पॉलिटिकल सिस्टम को, अब जो है बदलाव की ज़रूरत है। अगर कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई मशीन काम नहीं कर रहा है तो उसमें बदलाव की ज़रूरत है ना। इनको तो हमने मौका दे दिया 75 सालों से, अब ये बदलाव होना चाहिए और ये बदलाव 2024 में ही की जानी चाहिए। चांदनी चौक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से जिताइए आप, और मैं तो कहता हूँ पूरे देश से जिताइए सत्य बहुमत को, तभी इस देश में बदलाव आएगा। रिप्रेजेंटेटिव आप खुद बन जाइए, जनता ही जनार्दन है यहाँ पे। हम किसी भी पावर सीकिंग जो हमारे क्लास हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे जनता ही सब कुछ है, जनता को उसका हक मिले। मैं इसी बातों के साथ अपना जो बातें हैं मेरी वो ख़त्म करना चाहूँगा। बस एक छोटा सा मुद्दा रह गया है पॉल्यूशन का, जिस पे आजकल डिबेट चल रहा है। बस एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो है मानसून से रिलेटेड है और इसके लिए भी गैस बढ़ गई है। तो ये देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स में काउंट ही नहीं होता है, बाकी के जो गैसेस हैं सारे आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड काउंट होगा तो ये शायद 500 से बढ़ के बहुत ज़्यादा चला जाएगा, और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो मानसून से रिलेटेड है, जो सोइंग सीजन था उसको पहले कर दिया गया है और इसकी वजह से टाइम नहीं मिलता है फार्मर्स को अपने फील्ड को क्लियर करने के लिए, तो वो परेली को जला देते हैं। उनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि फील्ड को कैसे क्लियर किया जाए। ये सारी जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है और गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। अगर डिसीजन ये लिया गया है कि सोइंग सीजन को पहले किया जाए तो ये भी गवर्नमेंट का डिसीजन। और अगर फार्मर गरीब है, उसके पास मैकेनिकल इक्विपमेंट्स नहीं हैं, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। मैं फार्मर्स को नहीं मानता हूँ कि जिम्मेदार है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो सो नहीं करेगा तो फिर क्या खाएगा। MSP आपने फिक्स कर रखा है, राइस का हाई और वीट का हाई,
तो वो कैसे डिसाइड करेगा? तो राजनीतिक व्यवस्था, जब तक पॉलिटिशियन डरेंगे नहीं मतदाता से, तब तक तो सॉल्यूशन नहीं होगा। और सत्य बहुमत का आना तो तय है, आज आए या कल आए, बस लोगों को समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम वही कर रहे हैं। और मैं हर आदमी से ये अपील कर रहा हूँ कि इसको समर्थन दें। धन्यवाद नरेश जी। तो सभी पैनलिस्ट ने एक बात एक स्वर से कही है कि सत्य बहुमत हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और जब तक हम राजनीति को वोटों के बहुमत से सरकार बनाने का रास्ता साफ नहीं करेंगे, तब तक ये मानव निर्मित आपदाएं आपके साथ आती रहेंगी और आप इनसे पशोपेश इनके साथ होते रहेंगे, लेकिन हल नहीं निकलेगा। सत्य बहुमत की राजनीति आपको एक हल दे सकती है, एक नई रोशनी दे सकती है। तो मौका चूकेगा नहीं। जरा सोचिए, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सत्यदेव चौधरी, जो कि सत्य बहुमत पार्टी के प्रत्याशी हैं, इस विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। आपने अगर हमारा सत्य बहुमत चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको यह हमारा विचार और हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर रखें। हम बेसब्री से आपकी राय का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार।